नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का संस्कृत सरस्वती क्लास में। मैं राम कुमार जाट आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शिक्षण विधि की क्लास में संस्कृत शिक्षण या शिक्षण की जब बात आती है तो एक बहुत ही प्रमुख विषय वस्तु आपके सामने होती है, जिससे संबंधित परीक्षा के कई प्रश्न आपसे कर लेता है। यदा कदा 2 प्रश्न 3 प्रश्न भी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। शिक्षण का एक अंग, शिक्षण को एक जान देने वाला कार्यक्रम जिसका नाम होता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो दोस्तों, भाषा है हमारी संस्कृत, इसलिए हम संस्कृत शब्द के साथ आज विषय को प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री की बात आती है तो आप लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये विषय केवल संस्कृत का नहीं है बल्कि ये हिंदी में, अंग्रेजी में, एसएस में, गणित विज्ञान में, पर्यावरण में, हर जगह ये काम आता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाषा की जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो भले ही 80-90% मिलती हो, लेकिन प्रत्येक विषय की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उसी रूप में, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ भाषा में चित्रों की उपयोगिता कोई विशेष प्रयोजन के लिए होती है। आप गणित और विज्ञान में जाएंगे, वहाँ जो प्रयोग आप करते हैं उनके जो चित्र हैं उनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, विशेष जब कोई आप अध्ययन करते हैं उस अध्ययन में आपको विषय जरूर देखना होता है। हम संस्कृत में जब शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक एक को लेकर जब हम चर्चा करेंगे तो हमारा वास्तविक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे संस्कृत शिक्षण में वास्तविक धरातल पर हम कौन कौन से ऐसे उपक्रम या साधन हैं जिनका संस्कृत शिक्षण में कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हैं। हो सकता है साइंस वाले कुछ और चीज़ों का प्रयोग करते हो, लेकिन संस्कृत भाषा शिक्षण में उसका कोई मतलब ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो संस्कृत शिक्षण में काम में आने वाली सहायक सामग्री विज्ञान और मैथमेटिक्स में आप जब शिक्षण करवाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ कोई काम की ही ना हो। तो ये हमेशा व्यवस्थित आप मानसिक रूप से तैयार इस बात के लिए हो जाइए कि यहाँ जो मैं चर्चा करूंगा वो मैंने इसलिए संस्कृत शब्द लिखा है कि आप भटके नहीं, कहें गुरुजी आपने वो नहीं बताया या फिर आपने ये क्यों बताया, तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो भैया जो हमारे संस्कृत शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री होगी उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। चलें, वैसे प्रयास करूंगा मैं आप लोगों के लिए कि बहुत कुछ आपका और जगह जो आप लोग परीक्षाएं देने के लिए विषय चुनते हैं, हिंदी है या कोई एसएस वगैरह है, तो मिलता जुलता जहां जहां से मिल रहा है वहां वहां कम से कम ये आपको पकड़े। चलिए साहब, टॉपिक का नाम है संस्कृत शिक्षण सहायक सामग्री, यानी संस्कृत के शिक्षण में सहायता करने वाली सामग्री या विषय वस्तु। दोस्तों, आपने इस शब्द को थोड़ा सा इस रूप में भी पढ़ा होगा कि संस्कृत शिक्षण की जगह आपने एक नया शब्द या दूसरा शब्द भी आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत में जो अधिगम आपकी सामग्री होती है, ऐसा भी आपने नाम सुना होगा, अधिगम सहायक सामग्री। आपने 2 शब्द आपने पढ़े होंगे। इतना ही नहीं, मैं अभी आपको डिटेल में लेकर चलूंगा। वैसे सामान्य व्यवहार में इन दोनों शब्दों को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं होते हैं। अधिगम और शिक्षण दोनों अपने आप में चीज़ें अलग हैं, पर व्यवहारिक रूप में, क्योंकि वही साधन अधिगम के रूप में भी सहायता करने वाले होते हैं और वही साधन शिक्षण रूप में भी सहायता करने वाले होते हैं, पर थोड़ा अंतर है। शिक्षण का जिम्मा अध्यापक का होता है, इसलिए शिक्षण कार्य के दौरान जब अध्यापक के लिए कोई सहायक चीज़ काम में आती है शिक्षण में, जैसे आपने कोई विधि का प्रोग्राम किया, कोई चित्र बना करके आपने बच्चों को समझाने के लिए कोई काम में लिया, तो शिक्षण में सहायता करने वाली सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री है। और वही सामग्री बच्चे की दृष्टि से आप देखोगे, बालक के नजरिए से आप देखोगे, तो बालकों के अधिगम को सरल, सरस और बोधगम में रुचिकर बनाने के लिए जब कोई सामग्री काम आती है तो अधिगम में काम आ रही है, बच्चे के सीखने में काम आ रही है, तब वो अधिगम सामग्री कहलाएगी। तो टीचर के नजरिए से, अध्यापक शिक्षक के नजरिए से देखोगे तो शिक्षण में काम आनी है उसके, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री है। बच्चे के नजर से देखोगे तो उसका शिक्षण से कोई मतलब नहीं है, शिक्षण वो थोड़ा ना करवा रहा है, तो आप उसकी नजर से देखोगे तो उसके तो अधिगम में सहायता कर रही है, इसलिए वो अधिगम सामग्री कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ चीजें हैं। अनुदेशन सामग्री भी होती हैं, आप देखते हैं कि एक उद्योतन सामग्री भी होती है। हालांकि चीज़ें वही हैं पर थोड़ा सा फर्क है भाव का, वो आगे मैं आपको लेकर चलूंगा। चलिए दोस्तों, विधिवत हम प्रारंभ करते हैं। संस्कृत को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि ये संस्कृत क्या है, संस्कृत का अर्थ क्या है, व्याकरण व्युत्पत्ति क्या है। इसके बाद हम शिक्षण को भी पढ़े थे। शिक्षण में भी हमने चर्चा कर ली है कि शिक्षण में शिक्ष धातु है जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। तो जब छात्र और अध्यापक के मध्य एक सार्थक अंतःक्रिया होती है, एक सार्थक वार्तालाप संवाद होता है, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को आधार या पाठ्य वस्तु को आधार मान करके, किसी विषय को आधार मान करके जब कोई उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है, सार्थक चर्चा होती है, तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। अब कक्षा शिक्षण के दौरान ये आपकी नई चीज आ गई है, अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री।
तो फिर भी आपको समझाने के लिए मुख्यतया जो मोटे मोटे दो शब्द हैं इनकी चर्चा मैं आपके सामने जरूर करूंगा, उसके बाद हम सहायक सामग्रियों की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा शब्द है शिक्षणम। प्रस्तावना में यदि आपने ईमानदारी से क्लासेस को ज्वाइन किए हैं, आप पढ़ रहे हैं लगातार, तो आपके भी समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई देखो, शिक्षणम जो शब्द है उसका निर्माण एक धातु से हुआ है जिसका नाम है शिक्ष, और उसमें आपने एक प्रत्यय किया है और उस प्रत्यय का नाम क्या है, लिट। ये चीज़ इसलिए दोहरा देता हूं कि ये केवल शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण विधियों का प्रसंग नहीं है, ये व्याकरण का भी प्रसंग है और ये आपके मनोविज्ञान का भी प्रश्न है। मुझे आज भी याद है 2010-22 दिसंबर को हमारा पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि शिक्षण में यहाँ कौन सी धातु, मनोविज्ञान का प्रश्न था, क्योंकि मनोविज्ञान भी तो क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान ही है ना, वो भी तो शिक्षण में ही मनोविज्ञान अप्लाई की हुई है ना। तो शिक्ष धातु में लुट प्रत्यय करने पर आप सब जानते हैं कि जब लुट प्रत्यय किया जाता है तो उसमें यू बसता है और यू के स्थान पर एक आदेश हो जाता है जिसे हम अन बोलते हैं। इसका रूप हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए पीछे अनम हो जाता है। अब आगे आपकी धातु है शिक्ष, पीछे आपने प्रत्यय जोड़ा है ल्युट, उसका हो जाता है अनम और ये आपका शब्द बन के तैयार होता है शिक्षणम। याद रखिएगा, क और श के बाद में या जो र और श होता है मूर्धन्य शकार। अब आप कहोगे साहब मूर्धन्य शकार तो है ही नहीं, तो आप सबको पता है कि इसका जो निर्माण होता है वो क और श के योग से होता है। तो याद रखिएगा, श या र के बाद में जब कोई न आ जाता है तो उस न के स्थान पर क्या हो जाता है, हणा हो जाता है। जैसे र का उधर रामायण पढ़ते हो ना आप लोग, वैसे ही क्षय में पोषणम शोषणम, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्ष में क्ष मिला, इसलिए न को क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से हम शिक्ष में अनम जोड़ेंगे तो वो अपने आप ही मूर्धन्य शकार में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह आपका एक शब्द बन जाता है जिसका नाम क्या है, शिक्षणम। दोस्तों, यहाँ शिक्ष जो धातु है इसका मतलब या तो होता है सीखना या होता है सिखाना, और शिक्षण की प्रक्रिया में दो ही चीज होती है, या तो सीखता है कोई या फिर सिखाता है कोई। ठीक है, तो सीखना या सिखाना जो इसका अर्थ होता है, इसी से यह अर्थ लिया जाता है। पूरा जो अर्थ हम प्रकट करते हैं वो कुछ इस रूप में लिया जाता है कि जब छात्र और शिक्षक के मध्य, किस किस के मध्य, छात्र शिक्षक के मध्य, क्योंकि ये दो हमारे मानवीय संसाधन हैं जो वास्तव में परंपरागत शिक्षण के औजार हैं, साधन हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि शिक्षण में कई सारे परंपरागत साधन काम आते हैं, उनमें अध्यापक भी एक मानवीय संसाधन है, छात्र हैं तो भी शिक्षण चलता है। तो ये दोनों भी क्या है, एक प्रकार से मानवीय संसाधन है क्लासरूम के। छात्र शिक्षक के मध्य पाठ्य वस्तु को लेकर के एक आधार भी होना चाहिए बात करने का, चर्चा करने का। पाठ्य वस्तु को लेकर और ये कभी भी उद्देश्यहीन नहीं हो सकता, सोद्देश्य पूर्ण होता है। कोई ना कोई उद्देश्य हमेशा होता है। आप पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य ले लें, आप एक शिक्षण क्लास का ले लें, या फिर आज की केवल क्लास है उसका भी उद्देश्य ले लें। जैसे आज मैं आया हूं तो मैं ये सोच के आया हूं कि आज की इस कक्षा में हम शिक्षण सहायक सामग्री को बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो हर क्लास का, हर शिक्षण सत्र का, हर कक्षा शिक्षण का, हर पूरी शैक्षिक जो सत्र है उसका अपनी जगह हर का एक एक उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। शिक्षण कभी भी उद्देश्य ही नहीं होता है, इसलिए सोद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया छात्र और शिक्षक के मध्य पाठ्य वस्तु यानी पाठ्यक्रम को आधार मान करके सोद्देश्यपूर्ण जो अंतःक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया बताइए क्या कहलाती है या क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण की परिभाषा में मोटी मोटी तीन बातें हैं। एक बात तो यह है कि शिक्षक और छात्र के मध्य होता है, दूसरी है इसका आधार पाठ्यवस्तु होता है, और तीसरा होता है कि यह हमेशा सोद्देश्यपूर्ण होती है। फालतू की बातें अध्यापक और शिक्षक के बीच में चल रही, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ शिक्षण कार्य चल रहा है। कैसे हो बेटा, तुम्हारे पापा कैसे हैं, क्या करते हैं, बढ़िया, इस बार फसल अच्छी हुई, बहुत बढ़िया, ककड़ी वकड़ी लेकर आना, तरबूज तो देख भूलना मत, मूंगफली भी लेकर आना। इस प्रकार का यदि आप वार्तालाप कर रहे हैं, आपका उद्देश्य तो पूरा हो गया। यहाँ उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण की प्रक्रिया का, या शिक्षा जो व्यवस्था है या शिक्षा की जो हमारी प्रक्रिया है उसका उद्देश्य होना चाहिए, क्लास का उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया जो शिक्षक छात्र के मध्य होती है उसी का नाम शिक्षण होता है, और ये सब क्लासरूम में चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष के दौरान छात्र शिक्षक के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का नाम शिक्षक है। यहाँ शिक्षक प्रयास करता है, छात्र के लिए सिखाना चाहता है, छात्र भी प्रयास करता है लेकिन अधिगम के लिए वो कुछ सीखना चाहता है। दोनों के बीच की जद्दोजहद अंतःक्रिया का जो कनेक्शन है वो आपका पाठ्यक्रम करता है ना। अब आ जाओ भैया, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो आपका शब्द है दोस्तों वो आपने पढ़ा है अधिगम। अधिगम हालांकि आपका मनोविज्ञान का विषय है और बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं ले लूं क्योंकि मेरे सामने भी शब्द आ गया ना, शिक्षण अधिगम।
पर शिक्षण अधिगम उसके बाद है सहायक सामग्री। तो दो शब्द है इसमें, शिक्षण में भी सहायता करने वाली और अधिगम में भी सहायता करने वाली। तो शिक्षण तो समझ में आ गया कि साहब क्लासरूम में एक छात्र शिक्षक के मध्य अंत्यक्रिया होती है, किसी न किसी विषय वस्तु पर चर्चा की जाती है, पर यह भी समझना जरूरी है कि अधिगम में कैसे सहायता करती हैं। तो दूसरा आपका शब्द है दोस्तों अधिगम। अधिगम शब्द का वास्तव में अर्थ होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लेकिन हम थोड़ा अलग अलग अर्थों में थोड़ा अच्छे से मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। याद रखिएगा, संपूर्ण ज्ञान करना अधिगम है। इस शब्द का यदि आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो पहला अर्थ निकल के आता है ज्ञान करना अधिगम है, लेकिन ज्ञान आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान करना क्या है, अधिगम है। इसी को मैं थोड़ा अन्य शब्दों में कह दूं आपको तो मैं ये भी कर सकता हूं कि सीखना वास्तव में क्या है, नवीन ज्ञान सीखना या सीखना क्या है, ये भी अधिगम है। इसी को मैं ये कह दूं कि सीखना तो अलग अलग प्रकार से होता है, तो बोला नहीं कोई ना, इसको हम और अच्छा कर लेते हैं कि जब कोई नया सीखते हैं तो याद रखिएगा नवीन ज्ञान सीखना, कोई नवीन ज्ञान सीखना वास्तव में क्या होता है, अधिगम होता है। नवीन ज्ञान सीखना या नवीन कोई प्रक्रिया, किसी विशेष के प्रति प्रतिक्रिया अनुक्रिया आप करते हैं तो कोई नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रिया या नवीन अनुक्रिया सीखना भी क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आपने कोई परिस्थिति में किसी के प्रति कोई अनुक्रिया दी है तो वो नवीन जो आपकी क्रिया या अनुक्रिया है या प्रतिक्रिया है, यदि आपने वो सीखा है तो भी वो क्या है, नवीन अनुक्रिया सीखना या करना, ये भी वास्तव में क्या है, अधिगम कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य परिभाषा में आप ये पढ़ते हैं कि जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अधिगम कह देते हैं। लो साहब मैं भी लिख देता हूं, व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। क्या है, व्यवहार में यदि परिवर्तन हो जाता हो तो उस व्यवहार परिवर्तन का नाम बताइए क्या होता है, अधिगम होता है। यानी पहले कुछ अलग व्यवहार था, जैसे उदाहरण के लिए हम शिक्षण में बात करें तो हम शिक्षण के दौरान कक्षा में पढ़ाने से पहले बच्चों से आप सवाल करो, बच्चे को नहीं आता है, वो उसका व्यवहार है। आपने बच्चे को पढ़ा दिया, अब उसको कुछ आपने दिया है, शिक्षण के दौरान आपने उसको कुछ दिया है, अब शिक्षण के पश्चात आप प्रश्न करेंगे, अब वो जवाब दे रहा है, तो ये छात्र के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन हुआ। पहले वो जवाब नहीं दे रहा था, अब जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसको सीखा है, इसका मतलब उसके व्यवहार परिवर्तन हुआ है। व्यवहार परिवर्तन का मतलब उसको अधिगम हुआ है, उसने कुछ सीखा है। दोस्तों ये व्यवहार परिवर्तन लगातार जीवन में चलता रहता है, दो तरह से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीखना अनुभव से और प्रशिक्षण दो तरीके से चलता रहता है। ये जो व्यवहार परिवर्तन होता है ये आपका दो तरीके से होता है। कुछ तो हमारा व्यवहार परिवर्तन अनुभवों से होता है। अनुभव से मतलब है कि समय के साथ, उम्र के साथ जो परिपक्वता है वो हमको सिखाती जाती है, और ये व्यवहार अनुभव जो सो आपको देते हैं, इसका प्रमुख जो कारक होते हैं वो आपका वातावरण होता है। बहुत कुछ वातावरण से, वातावरण का मतलब केवल प्रकृति, हवा आदि नहीं, वातावरण से मेरा मतलब है कि यहाँ मनुष्य, मित्र, दोस्त, समुदाय या कुछ भी ले लीजिए जो अपने से अलावा है, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, इनसे आप सीखते रहते हैं। तो एक तो अनुभव से आप सीखते हैं, जो परिपक्वता के साथ आप सीखते जाते हैं, वातावरण से आप सीखते जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आपका प्रशिक्षण से सीखना। दूसरा सीखना कैसे होता है, आपका प्रशिक्षण से सीखना होता है। प्रशिक्षण से मतलब है जैसे आप इस समय में आपको प्रशिक्षण दे रहा हूँ, ये आपका अनायास नहीं कि आप रास्ते से जा रहे थे, बेलपुरी खा रहे थे, रास्ते में राम कुमार जी मिल गए तो मैं क्या करूँ, ऐसा कार्यक्रम इसमें नहीं होता है। यहाँ विधिवत आप निश्चित उद्देश्यों के साथ निश्चित स्थान पर विशेष समय में यदि कुछ आप अर्जित करना चाहते हैं तो वहाँ प्रशिक्षण यदि आप प्राप्त करते हैं तो प्राय प्रशिक्षण करके भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, यानी कुछ सीखते हैं। तो ये व्यवहार परिवर्तन दो तरह से होता है, अनुभवों से भी हो जाता है और विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से भी होता है। अब अनुभव और प्रशिक्षण से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी का नाम क्या दिया गया है भाई, इसी का नाम दिया गया आपका अधिगम। यानी कुछ सीख रहे हैं हम जिंदगी में तो वो सीखना वास्तव में क्या है, अधिगम है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब अधिगम शब्द को थोड़ा और यदि हम डिफाइन करना चाहें तो दोस्तों इस अधिगम शब्द में भी दो बातें आती हैं। ये जो अधिगम हम शब्द पढ़ रहे हैं, इस अधिगम को यदि हम थोड़ा और अच्छा समझना चाहें तो इसमें भी आपकी दो बातें आती हैं कि अधिगम में केवल सीखना मात्र नहीं होता है, अधिगम में दो प्रक्रियाएं होती हैं। कितने प्रक्रिया, यानी सीख रहे हो ना, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो होती है आपकी सीखने के अनुभव, यानी अधिगम की प्रक्रिया। जब आप सीख रहे होते हैं उस सीखने के दौरान अधिगम होने की एक प्रक्रिया चलती है, एक प्रोसेस है जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा होता है दोस्तों जब आपको अधिगम हो जाता है तो उस अधिगम के भी कुछ परिणाम निकल के आते हैं। यानी एक तो हो गई आपकी अधिगम की प्रक्रिया और एक होते हैं आपके अधिगम के परिणाम। यानी सीखने की प्रक्रिया चलेगी पहले तो पहले कौन होगा, पहले सीखने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में सीखने के कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो एक तो अधिगम की प्रक्रिया होती है। अब अधिगम की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसमें क्या आते हैं वास्तव में, इसमें आता है आपका शिक्षण या सीखने के अनुभव। यानी आप जो भी सीख रहे हो ना वो सारे अनुभव आपके यहाँ आते हैं। तो सीखने के अनुभव आते हैं,
या यूँ कह लीजिए कि सीखना आता है, या जो आपके साथ शिक्षण क्रियाएं होती है ना, वो सारी शिक्षण क्रिया वगैरह जो भी इसमें आप कार्य करते हो, क्रिया आती है। आप लोग जो प्रतिक्रिया देते हो, प्रतिक्रिया आती है। यहाँ आप सीख रहे हैं, है ना। तो सीखने के अनुभव क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। कुछ हो रहा है आपके साथ, आपको लेकर के कुछ काम किया जा रहा है। जैसे क्लासरूम में एक शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, तो ये प्रोसेस चल रहा है, इससे आप सीख रहे हैं, अभी सीखने की प्रोसेस में है। जब आप सीख गए तो कुछ परिणाम, रिजल्ट्स निकल करके आएंगे। अब जब ये रिजल्ट्स निकल करके आते हैं, परिणाम निकल करके आते हैं, तब आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी जैसे आप अधिगम की प्रक्रिया से गुजरते हैं, कुछ शिक्षण या सीखने के अनुभव आपको दिए जाते हैं, तब दूसरी जो आपकी प्रक्रिया है वो अधिगम के परिणाम में आती है। और अधिगम के परिणाम में आप देखते हैं आपका व्यवहार परिवर्तन होता है ना। पहले व्यवहार परिवर्तन के लिए कुछ प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर के आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि साहब अधिगम के दो आधार हैं, यानी अधिगम में दो चीजें साथ के साथ चलती हैं, जिसको हम अधिगम के दो आधार भी कह सकते हैं। अधिगम के दो आधार से मतलब है, पहले कुछ आपके सामने रखा गया, आपका ध्यान गया होगा, या किसी और माध्यम से आप समझ सकते हो। तो ये दो आधार कौन से हैं? सबसे पहले एक उद्दीपन होता है। पहला जो होता है उसका नाम क्या है? उद्दीपन होता है। वैसे उद्दीपन को आप समझते होंगे, ध्यान आकर्षित करने वाले तत्वों को उद्दीपक कहा जाता है। और किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति को देख करके हमारा ध्यान आकर्षित होने की जो प्रक्रिया है, धम से आवाज आई, मैं इधर देखा, मैंने कहा अरे भैया देखो, तो आपने इधर देखा, तो मैं क्या हूँ? उद्दीपक हूँ। मेरा ध्यान कहीं जा रहा है, तो जो ध्यान खींच रहा है वो उद्दीपक है। लेकिन किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति की ओर मेरा ध्यान आकर्षित होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, धम से आवाज आई, मैं देखा, तो ये मेरा प्रोसेस उद्दीपन कहलाता है। तो पहला जो आधार होता है अधिगम का, उद्दीपन होता है। यहाँ कोई ना कोई उद्दीपन का कार्य किया जाता है, शिक्षण के माध्यम से, अध्यापक आदि कुछ भी हो सकता है। उस उद्दीपन के प्रतिफल में, परिणाम स्वरूप, रिएक्शन में जो दूसरी चीज आती है वो है आपकी अनुक्रिया। यानी जो भी उद्दीपन हुआ उसके प्रति आपने कौन सी अनुक्रिया व्यक्त की। और यह अनुक्रिया भी दोस्तों दो प्रकार से हो सकती है। कुछ अनुक्रियाएं तो आपकी होती हैं स्वाभाविक, नेचुरल है, टम करना आंखों से, या कुछ चीज है एकदम धड़ाम से कुछ गिरा तो वो स्वाभाविक है, हम डर जाते हैं। तो एक अनुक्रिया तो आपकी स्वाभाविक होती है, लेकिन कुछ अनुक्रियाएं आपकी सीखी हुई भी होती हैं। तो एक तो आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, नॉर्मल है। अरे आपके सामने शेर आ जाए, आपको कि साहब मुझे डर नहीं लगता, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो शेर आ जाने पर धूजनी छूट, ना घबराहट हो, ना डर के मारे हाँ अपना जो हलक सूख जाए, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो कुछ ना कुछ उद्दीपन के प्रति या कुछ उद्दीपन की प्रक्रिया में उद्दीपक की ओर हमारा जो ध्यान आकर्षण होता है, या व्यवहार परिवर्तन होता है कि शेर के आ जाने पर हम भाग जाते हैं, स्वाभाविक चीज है ना। या टेंशन होने पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे पसीना आने लगता है, तो स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें या अनुक्रियाएं होती हैं जो कैसी होती हैं? सीखी हुई अनुक्रिया होती है। और याद रखना, ये सीखी हुई जो अनुक्रिया है, यानी एक तरह से प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभवों के द्वारा जो सीखी हुई अनुक्रिया है, इसी सीखी हुई अनुक्रिया का नाम ही वास्तव में क्या होता है? अधिगम होता है। समझ रहे हैं आप? अभी आप सोच रहे हो गुरुजी शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ा रहे हो, आप मनोविज्ञान पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ डिफाइन करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। तो हम शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ रहे हैं, तो कम से कम अधिगम और शिक्षण हमारी समझ में आना चाहिए। तो छोटा सा प्रयास किया है मैंने आपको समझाने का। शिक्षण शिक्षक और छात्र के मध्य किसी पाठ्य वस्तु को लेकर, विषय वस्तु को लेकर के सार्थक क्रिया है, सार्थक चर्चा है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, कुछ न कुछ आज सिखाने का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के आधार पर एक अंत्यक्रिया चलती है, संप्रेषण चलता है। अधिगम दोस्तों, अधिगम वास्तव में सीखना है, अच्छी तरह जानना है, संपूर्ण ज्ञान जानना है, व्यवहार परिवर्तन है, कुछ अनुभवों से और प्रशिक्षणों के माध्यम से अर्जन करना होता है। इसलिए लास्ट में यदि हम कहें ना, तो हम ये भी कह सकते हैं वास्तव में कि अनुभवों द्वारा, किसके द्वारा? अनुभव। अब वो सीखे हुए भी हो सकते हैं, आपके जैसे भी हैं। तो अनुभवों द्वारा व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कि अनुभवों द्वारा जब हमारे व्यवहार में क्या हो? परिवर्तन हो, तो उस व्यवहार परिवर्तन का नाम ही बताइए क्या है? अधिगम है। ठीक है। अब उस अधिगम का संबंध विशेष रूप से बालक से होता है, क्योंकि आज की शैक्षिक प्रक्रिया का, आज की शिक्षण व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? छात्र होता है। यह अधिगम किसके लिए हो रहा है सारा? यह अधिगम का प्रोग्राम किसके लिए है? बच्चे के लिए है। शिक्षक पढ़ाता है, वो अधिगम करवाता है। अधिगम किसको होता है? छात्र के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि शिक्षण कंट्रोल में रहता है शिक्षक के, वो बहुत चाहता है जोरदार हो मेरा शिक्षण, इसलिए वो शिक्षण में कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। तो शिक्षण की सहायक सामग्रियां वे सामग्रियां हैं जो पढ़ाते समय शिक्षण कार्य में शिक्षक की सहायता करती हैं।
ठीक है, विषय वस्तु को सरल बनाने में, रुचिकर बनाने में, उसको बोधगम्य बनाने में, रोचक यानी सरस बनाने में। जबकि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होगी? अधिगम का संबंध बालक से है, इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्रियां वे सामग्रियां हैं जो शिक्षण के दौरान बालकों के अधिगम में उनकी सहायता करती है, बालकों के लिए हेल्पफुल होती है, उस विषय वस्तु को समझने में, उसको आत्मसात करने में, उसके स्थायित्व के लिए, बच्चों के अधिगम अच्छा हो इसके लिए जो उनकी सहायता करती है वो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां होती हैं। इसके भी आगे कुछ बातें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो हम शिक्षण और अधिगम से तो बाहर आ गए। अब अपना अलग जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि वास्तव में शिक्षण सहायक सामग्री हम कहें किसे। यदि आपसे पूछ ले एकदम से आकर के कोई कि बताइए भैया शिक्षण सहायक या शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां हैं, अभी हम थोड़ा एक साथ लेकर चल रहे हैं बोलचाल की भाषा में, बाकी वास्तव में इनमें अंतर होता है और वो अंतर मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री को हम यदि एक वाक्य में, एक भाव में सामान्य रूप से अर्थ बताना चाहें या परिभाषित करना चाहें तो मैं समझता हूं कि वैसे इनके शब्दों में ही अर्थ छिपा हुआ है। कैसे पढ़ेंगे हम कि याद रखिएगा कि जब कोई कक्ष में शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो वह शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान वे सभी सामग्रियां जिनको अपनी विषय वस्तु को, अपने शिक्षण को सरल, सरस, रुचिकर और बालकों के बोधगम्य बनाने हेतु प्रयुक्त करता है, अपने शिक्षण को बिल्कुल स्वाभाविक स्वरूप देने का प्रयास करता है, तब वे साधन शिक्षण सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूं। क्या लिखेंगे हम? वे सामग्रियां या वे वस्तुएं या सामग्रियां लिख देते हैं। वे सामग्रियां जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण को कैसा? सरल, सरस, सरस मतलब रस आए, मतलब रुचिकर, जिसको आप रोचक शब्द भी कह सकते हैं। सरल, सरस, रुचिकर, आकर्षक, पढ़ते समय बच्चों का आकर्षण बना रहे, वह बोधगम्य, किसके बोधगम्य? बालकों के बोधगम्य बनाने हेतु करता है, बनाने हेतु करता है। बताइए क्या कहलाती हैं वो? शिक्षण सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। तो वे सामग्रियां जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण को सरल, सरस, रुचिकर, आकर्षक व बोधगम्य बनाने हेतु करता है, वो सारी की सारी शिक्षण की सामग्रियां बताइए क्या कहलाती हैं? शिक्षण सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। लेकिन साथ में मैंने ऑब्लिक देके शिक्षण अधिगम सामग्रियां भी लिखी हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षण को इस रूप में प्रस्तुत करे कि छात्र उसको समझकर पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता प्राप्त कर ले। इसलिए मैं थोड़ा ये भी लिख सकता हूं कि शिक्षण के दौरान जब शिक्षण कार्य करवाता है, कौन करवाता है? शिक्षक। तो शिक्षण के दौरान बालकों को अधिगम में सहायता करने वाली सामग्रियां, सहायता करने वाले साधन क्या कहलाते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्रियां कहलाते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्रियां या सहायक सामग्रियां, जो भी आप कहना चाहो, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अब दोनों का फर्क भी समझ में आ गया होगा आपको कि जब शिक्षण शिक्षक करवाता है तो शिक्षण को सरल, रुचिकर, रोचक, आकर्षक और सरल बोधगम्य बनाने के लिए जिन जिन भी साधनों का प्रयोग करता है, या यूं भी कह सकते हो, बात का फर्क है, बस कैसे भी कह लो कि वे सभी साधन जो शिक्षण को इस तरह बनाने के काम आती है वो सब शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। और शिक्षण के दौरान अधिगम में, बालकों को अधिगम करने में जो भी सामग्रियां बालकों के अधिगम को अच्छा, सरल बनाने में काम आती है वो आपकी सब शिक्षण अधिगम सामग्रियां कहलाती हैं। सीधी भाषा में तो बात यही हो गई ना कि शिक्षण के दौरान जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जो शिक्षक के लिए शिक्षण में सहायता प्रदान करती हैं और छात्र के अधिगम में उनकी सहायता करती हैं, वे सभी शिक्षण सहायक सामग्रियां या शिक्षण अधिगम सामग्रियां कहलाती हैं। याद रखिएगा, ये जो सहायक सामग्रियां हैं, हम सीधा थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं।
हमने शब्द क्या लिखा, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री का मतलब क्या हुआ, सहायता करने वाली सामग्री। अब ये सहायता दो प्रकार से करती है, दो लोगों के लिए सहायता करती है। एक सहायता तो आप करेंगे किसके लिए, शिक्षक के लिए। याद रखिएगा, जब शिक्षक को सहायता करती है किसमें, शिक्षण में, तो जब शिक्षक की सहायता करे शिक्षण में तब तो इनका नाम हो जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। अरे यार, मैं चाहता हूं आप इस चीज को समझें, क्योंकि कई बार आप लोग अंतर कर ही नहीं पाते हैं और सीटेट आदि में इतना बढ़िया प्रश्न कर लेता है, हालांकि होता आसान है लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमको पढ़ाया ऐसा जाता है कि एक ही बात है साहब दोनों। तो याद रखिएगा दोस्तों, सहायक सामग्रियां, सहायता करने वाली सामग्रियां किसकी सहायता कर रही है, शिक्षक की। कहाँ, शिक्षण में। तो शिक्षक को जब शिक्षण में सहायता प्रदान करे, उसको सरल बनाने में, रुचिकर बनाने में, रोचक बनाने में, आसान बनाने में, तब तो वो कहलाएंगे शिक्षण सहायक सामग्रियां। लेकिन वे ही सामग्रियां जब किसके लिए, छात्र के लिए, किसमें करने में, अधिगम करने में, छात्र को अधिगम में, यदि वो छात्र के अधिगम करने में सहायता कर रही है, वो आसानी से समझ पा रहा हो, तो ऐसी छात्रों की सहायता करने वाली सहायक सामग्री को हम कहेंगे छात्र के लिए अधिगम सामग्री या अधिगम सहायक सामग्री। तो इन दो चीजों का तो आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा और ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है भैया। उदाहरण के लिए मान लीजिए, हम वैसे सामान्य चर्चा कर रहे हैं, तो शिक्षण में शिक्षक जो भी करता है, अभी मैं इनका अंतर भी बताने का प्रयास करूंगा कि शिक्षक खुद कुछ चीजें बनाता है, चित्र, मानचित्र, मॉडल, चार्ट आदि, वो सब क्या है, शिक्षण की सहायक सामग्रियां हैं। इसी प्रकार से शिक्षण में जो बालक को अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए जो चीजें काम में आती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक आदि वो बालक के अधिगम के लिए होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, अधिगम सामग्रियां कहलाती हैं। इस तरह से थोड़ा सा अंतर भी है, लेकिन हम सामान्य बोल देते हैं क्योंकि सामग्री तो वही है। अब शिक्षक को शिक्षण में सहायता कर रही है और बालक को अधिगम में सहायता कर रही है, इसलिए कई बार हम पढ़ देते हैं कि जो सहायक सामग्री है वो अधिगम सामग्री है और जो अधिगम सामग्री है वो सहायक सामग्री है। फिर भी जो मूल इनमें अंतर है वो मैं आपके सामने आगे रखूंगा। प्यारे साथियों, आजकल हम इनको कई सारे अन्य नामों से भी बोल देते हैं। उन अन्य नामों में याद रखिएगा, हम जो दो मुख्य नाम आजकल बोलचाल में आते हैं, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हीं जो सहायक सामग्रियां हैं इनको हम जन संप्रेषण साधन भी कर देते हैं, है ना। कई बार परीक्षा में आ जाते हैं कौन सा जन संप्रेषण का साधन नहीं है। अब हम दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं यार, लोगों के बीच बातचीत करने का साधन कौन सा नहीं है, तो कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं जो इनके लिए फिक्स हो जाते हैं। तो एक तो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का एक नाम तो क्या हो सकता है, तो आप जन संप्रेषण के साधन भी आप इसको बोल सकते हैं। और जो दूसरा नाम प्रचलित है उसमें आप सब जानते हैं, दृश्य श्रव्य साधन भी आजकल इनको एक शब्द के द्वारा हम बहुत जो है पॉपुलर हो गया है शब्द। श्रव्य दृश्य भी आप लिख सकते हैं या दृश्य श्रव्य, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इस रूप में भी आजकल इनको हम कहने लगे हैं, है ना। हालांकि जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है, लेकिन इतना रूढ़ हो गया है कि आजकल हम शिक्षण सहायक सामग्री को कई बार दृश्य श्रव्य साधन भी बोल देते हैं। तो 2 नए शब्द आपको सीखने हैं। आप इन शिक्षण सहायक सामग्रियों को जन संप्रेषण के साधन भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो नाम है उसको आप दृश्य श्रव्य साधन या श्रव्य दृश्य साधन भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, इस शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक की हेल्प हो जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। इसका वास्तविक जो उद्देश्य आगे हम पढ़ेंगे, ऑप्शन आते हैं कई बार सेकंड ग्रेड आदि में एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वहाँ रोचक बनाना जो है विशेष आपका लक्ष्य होता है। यदि आपका शिक्षण ही जानदार हो गया, मजेदार हो गया, शानदार हो गया, तो बालक भी अपने आप जुड़ेगा, ध्यान भी उसका आकर्षित रहेगा और वो अपने आप ही अच्छा सीखेगा, ज्ञान स्थायित्व भी हो जाएगा। ठीक है। और लोगों की मान्यताएं भी हैं कि शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग हमें किया जाना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं, बहुत भली भांति इस बात को जानते हैं कि हमारी 2 प्रमुख इंद्रियां, भाई ज्ञान का द्वार किसे कहा गया है, ज्ञान का द्वार कहा गया है दोस्तों इंद्रियों को। कौन कौन सी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा गया है, उसमें भी विशेष रूप से आपकी 2 इंद्रियां काम आती हैं। दृश्य यानी देखने का काम हम आंखों से करते हैं और सुनने का काम हम कर्ण से यानी कान से करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो श्रवण इंद्रिय और जो दृश्य इंद्रिय है, जिसमें एक आपकी आंख आती है और एक आपके कान आते हैं यानी कर्ण आता है, तो आंख व कर्ण को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है। आंख व कान को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है। ये 2 इंद्रियां हैं जिनको हम ज्ञान का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम या तो देख करके ज्ञान ग्रहण करते हैं या फिर हम सुन करके ज्ञान ग्रहण करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सुनने और देखने या स्पर्श करने आदि से समान रूप से अधिगम नहीं होता है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने के बाद जो भी बालक ज्ञान प्राप्त करता है, अभी पढ़ेंगे, मैं बहुत सारी डिटेल में चर्चा लेकर आऊंगा, आपके साथ आया हूं तो बहुत बढ़िया से आपको सिखाकर जाऊंगा कि दृश्य श्रव्य साधनों का शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग
अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बालक की ज्ञानेंद्रियों को भी प्रेरित करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम उद्योतन सामग्री शब्द भी पढ़ेंगे और इनको अलग अलग इनमें अंतर भी करके मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चे को जगाया जाता है, बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को जगाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि आंख देख और देख करके कुछ सीख, कान सुन और सुन करके कुछ सीख, स्पर्श से कुछ सीखो। इस प्रकार से अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से अलग अलग, लेकिन इन दोनों ज्ञानेंद्रियों से विशेष रूप से हम कुछ सीखने का काम करते हैं, इसलिए आंख और कान को विशेष रूप से ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है। इन दोनों इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहते हैं। कमेनियस ने भी लिखा है कि जो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब संचित संपूर्ण संसार के ज्ञान से हमको अवगत कराती हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण के दौरान या शिक्षण के दौरान बालक की इंद्रियों को प्रेरित करके जो उनको ज्ञानार्जन करवाया जाता है या ज्ञानार्जन में जो उनकी सहायता प्रदान करती हैं, वो सभी क्या होती हैं? आपकी ज्ञान सहायक सामग्रियां होती हैं। ये काम कौन करती है? सहायक सामग्रियां करती हैं। एक महोदय हैं, अंग्रेज महोदय हैं, जिनका नाम जे वेबर महोदय, हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो भी चिंता नहीं करें, क्योंकि अभी अभी मैंने इनका नाम कहा है तो अभी आपने सुन लिया है। जे वेबर महोदय का मानना है, और इनके अलावा बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं, तो शिक्षा शास्त्रियों का ये मानना है कि जब हम ज्ञानार्जन करते हैं तो वो ज्ञानेंद्रियों से होता है, हमारी इंद्रियों से हम ज्ञानार्जन करते हैं, और उस ज्ञान अर्जन से हमारी कुछ विचारधारा और मान्यताएं बन जाती है। याद रखिएगा, एक जीवन काल में जो भी व्यक्ति अपनी विचारधाराएं बनाता है, विचारधारा का मतलब कुछ ग्रहण करता है, कुछ बातें स्वीकार करता है, वो सभी विचारधाराएं अलग अलग माध्यमों के द्वारा ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए जैसे आपसे कहें कि कुछ मान्यताएं हमारी दृश्य इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, कुछ विचारधाराएं हमारी श्रव्य इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, और कुछ विचारधाराएं जो हमारी कोई अनुभूति प्रदान करती है, स्पर्श के माध्यम से होती है। इसका ये मानना है कि अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा जो स्थायी सर्वाधिक जितना परसेंटेज जो हमारी दृश्य अनुभूतियाँ होती हैं, वो दृश्य अनुभूतियाँ जो हमारी होती है वो किसके माध्यम से होती हैं? ये तो आप जानते हैं, देखेंगे किससे? आँख से। और वो कितने परसेंट होती है? वो 40% हमारी सर्वाधिक इसके द्वारा होती है, जिसको हम साक्षात अनुभव करते हैं, जिसको देखकर हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। वो जो हमारी विशेष अनुभूति होती है, वो हमारी अनुभूति कौन सी होती है? दृश्य अनुभूति होती है, यानी हम देख करके ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और ये बात कौन कह रहा है आपसे? जे वेबर महोदय कह रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी जो भी विचारधाराएं बनती है उसमें दूसरा नाम आता है सुनने का, यानी 40% तो हम वो विचारधारा बनाते हैं जो हमने देखी हो, उसको हम ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। उसके बाद में दूसरा आपका आता है दोस्तों कौन से अनुभूतियों का? श्रव्य अनुभूतियों का आता है। और श्रव्य अनुभूतियाँ जो हम स्वीकार करते हैं, वो श्रव्य अनुभूतियों के द्वारा जो हम विचारधाराएं बनाते हैं, वो विचारधाराएं आपकी कितने परसेंट हो जाती हैं? यहाँ पर 25% हो जाती हैं, है ना। तो जो देखते हैं उससे ज़्यादा विचारधाराएं निर्मित होती है, उसको ज़्यादा स्वीकार करते हैं, उसको ज़्यादा मान्यता देते हैं, उसको ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। इसके अलावा स्पर्श आदि जो अनुभूतियाँ हमारी होती हैं उनसे भी हम स्वीकार करते हैं, और स्पर्श की जो अनुभूतियां हैं वो आपकी रह जाती हैं 17%। यानी हमारी जो विचारधाराएं हम जो आज मानते हैं ना जिस चीज़ को प्रामाणिक रूप से, या जो हम जानते हैं ना दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक हम विचारधारा बना लेते हैं कि हाँ यार ये ऐसा है, तो जो स्वीकार करते हो दृश्य अनुभूति से 40% करते हैं, इसको ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। सुनते हैं उस पर 25% विश्वास करते हैं, स्पर्श को हम 17% करते हैं, और जो बाकी बच गया है वो जो भी अन्य अनुभूतियाँ हैं आपकी, वो देख लो। अब आप 40, 25, 65% हो गया। 65 में आप 17 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 65, 10, 75 और 7, 82। और उसके अलावा जो 18% आपका बच गया वो सब किसी अन्य के द्वारा होता है, कुछ और माध्यमों द्वारा हम विचारधारा निर्मित करते हैं। तो इसको बताने का उद्देश्य क्या है? इसको बताने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि हमारी विचारधाराएं सर्वाधिक उस चीज को स्वीकार करती हैं जिसको हम आंखों से देख लेते हैं, यानी चक्षु द्वारा जिसका प्रत्यक्षीकरण कर दिया जाता है, जिसको हम देख लेते हैं उस पर हम 100% विश्वास कर लेते हैं। अरे यार मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, इस प्रकार का भाव हो जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आंखों से देखने का मतलब है कि जब हम आंख से कोई चीज देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण साक्षात्कार करते हैं, तो उसको हम स्थायी करते हैं। और जो जितनी भी चीजें आप मानते हो ना उनको आपने देखा होगा, वो 40% चीजें हैं। इसके अलावा जो श्रव्य साधन होते हैं, जो आपने कर्ण इंद्रियों से क्या हुआ, सुन करके आपने जो देखा, वो सुन करके किसी बात को आप स्वीकार करते हैं कि यार मैंने सुना है, वो 25% आपके जीवन काल विचारधाराएं होती हैं। स्पर्श टच आदि से महसूस करना, ये सब आपका, यानी मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक जो प्रबल आपकी विचारधाराएं निर्मित होती है वो दृश्य से होती हैं, दूसरे नंबर पर आपके श्रव्य से होती हैं, तीसरा स्पर्श आदि से, और अन्य जो है आपका वो चौथे नंबर पे आता है जो 18% होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम
इन्हीं चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से आगे लेकर चलते हैं। मैं आपको बोल रहा था अभी कि भाई साहब ये चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, ये 4 नाम जो आप पढ़ेंगे और उन चारों नामों में अंतर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझें। हम एक एक चीज़ की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज से पहले आपने कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा, लेकिन संस्कृत के इतिहास में एक बार अपनी क्लास कोई पढ़े, कोई समझे, तो मैं नहीं चाहता कि उसको किसी दूसरे के दरवाजा खटाना पड़े। समझ रहे हैं आप? चलो साहब, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों में अंतर करने चाहता हूँ, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ताकि आप इनको रटे नहीं, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो बार बार आपकी आंखों के सामने आते रहते हैं कि गुरुजी आखिर इनमें अंतर क्या है। अभी मैं चर्चा भी कर रहा था आपको कि एक आपका होता है शिक्षण सहायक सामग्री, हम लोग बात के दरमियान बात कर ही रहे थे, और एक पहला जो हम शब्द जिसको लेकर हम चले थे अभी, उसका नाम क्या था? शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है? दूसरा दोस्तों, इसके समकक्ष ही आपने देखा एक अधिगम सहायक सामग्री, अधिगम सामग्री है ना, अधिगम सहायक सामग्री। बोला साहब इसके समान, इसको भी हम जानते हैं, इसको भी एक जैसा ही मान लेते हैं, तो ये क्या है? इसमें और उस पहले वाले में कोई अंतर है या दोनों फिर एक जैसे ही हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो एक तो शिक्षण सहायक सामग्री हुआ और एक आपका अधिगम सहायक सामग्री हुआ। इसके अलावा एक तीसरी चीज आपने और देखी होगी, अनुदेशन सामग्री या अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशन सामग्री भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसका एक और शब्द आप लोग देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, तो वो आपका शब्द होता है अनुदेशन सामग्री या अनुदेशनात्मक सामग्री। इसके बाद दोस्तों चौथा जो शब्द है वो मैं चाहता हूं आप इसको भी समझें, एक आपका होता है उद्योतन, उद्घोतन मत कर देना भाई, उद्योतन सामग्री। ये 4 प्रकार की सामग्रियां आपके शिक्षण के दौरान कुछ शब्दों के द्वारा व्यवहार में प्रयुक्त होती हैं, इसलिए हमको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि वास्तव में चारों ही चीजें क्या है। क्या ये चारों चीजें एक जैसी हैं? क्या इनमें कोई अंतर ही नहीं है? और अंतर है तो कितना है? बहुत ज्यादा अंतर है या फिर कोई मौलिक अंतर है? अब देखो, सबसे पहला हम इसको पढ़ चुके हैं, इसको भी मैं पढ़ा दिया आपको और इसको भी मैं पढ़ा दिया आपको, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक बार दोहरा लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री वो है जो शिक्षण में शिक्षक की सहायता करती है, जो शिक्षण में किसकी सहायता करती हो? शिक्षक की सहायता करती हो, शिक्षक की सहायता करने वाली, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक शिक्षक अच्छा शिक्षण करवाना चाहता है, वो अपने बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाना चाहता है और अच्छा पढ़ाने में कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करता है जिससे उसका शिक्षण कार्य सरल हो जाता है, बिल्कुल रोचक हो जाता है, आनंद के साथ पढ़ने बच्चा महसूस करता है, पढ़ते समय रुचिकर हो जाता है, सरल बोधगम्य हो जाता है। तो इसके लिए अध्यापक स्वयं, याद रखना, शिक्षण में शिक्षक के द्वारा स्वनिर्मित कुछ सामग्रियों का प्रयोग वो करता है, और वही स्वनिर्मित यानी अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य को सरल आदि बनाने के लिए शिक्षक के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे वो चित्र बना लेता है, जैसे वो मॉडल बना लेता है, चार्ट बना लेता है, ये सब वो सामग्रियां हैं जो शिक्षक शिक्षण करवाते समय अपनी सहायता के लिए प्रयुक्त करता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकूं, मेरा पढ़ाना गजब हो जाए। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मान लो अब मैं किन किन चीज़ों का मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ, बोर्ड का थोड़ा लिखने का तरीका भी चेंज कर लेता हूँ, कभी चार्ट बना देता हूँ, आपके सामने डायग्राम सिस्टम से पढ़ा देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा शिक्षण बहुत अच्छा हो जाए, मेरा शिक्षण आकर्षक हो, जबरदस्त हो जाए। आप पढ़ करके कोई गुरुजी क्या पढ़ाते हो, तो इसका जो उत्तर है ना वो ये है कि शिक्षण के दौरान या शिक्षण करवाते समय जब शिक्षक अपने शिक्षण को अच्छा बहुत बढ़िया रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ चीज़ों का प्रयोग करता है जो अध्यापक के द्वारा निर्मित होती हैं, वो आपके शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। दूसरा देखो आप, अधिगम सहायक सामग्रियां। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब बालक शिक्षण में, प्रक्रिया तो कौन सी चल रही है? शिक्षण की चल रही है, इसलिए यहां पर भी नाम तो शिक्षण का ही आएगा। तो जब शिक्षण की प्रक्रिया चलती है तो उस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण द्वारा बालक को, किसके लिए होगा ये काम? बालक को अधिगम में जो सहायता प्रदान करने वाली सामग्रियां हैं, अधिगम प्रदान करने वाली सामग्रियां, जिनके माध्यम से वास्तव में बालक क्या करता है? अधिगम करता है, यानी वो कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। वो जो सामग्री होती है उसको कहते हैं हम शिक्षण में अधिगम की सामग्री, क्योंकि अधिगम का संबंध बालक से है। तो एक बालक को सिखाने के लिए, अधिगम के लिए जो भी शिक्षण सामग्रियां शिक्षण कार्य में प्रयुक्त होती हैं वो शिक्षण की अधिगम सहायक सामग्रियां कहलाती हैं। याद रखना दोस्तों, इसमें एक विशेष बात यह है कि इसका निर्माण मास्टर जी नहीं करते हैं, इसका निर्माण वास्तव में शिक्षाविद, जो बड़े बड़े शिक्षा के जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक,
पाठ्य पुस्तक क्या है भाई? पाठ्य पुस्तक वास्तव में शिक्षण एक अधिगम की सामग्री है। हालांकि ये शिक्षण में शिक्षक की सहायता करेगी तो शिक्षण सहायक सामग्री भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि साहब ये केवल शिक्षण अधिगम ही होगा, लेकिन बालक की दृष्टि में किताब क्या है? एक शिक्षण को सीखने का माध्यम है, वो किताब के माध्यम से सीखता है। इसका निर्माण मास्टर जी नहीं करते, बहुत सारे मास्टर करते हैं माना मैंने, लेकिन वही मास्टर करते हैं जो वास्तव में भाषाविज्ञ होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, विषय के विशेषज्ञ होते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर के ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि लो बच्चों आज मैं आपको एक किताब बना के ला रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, कल दूसरी किताब बना के लाऊंगा, परसों परले रोज तीसरी किताब बना के, नहीं। आधार तो शिक्षण का किताब ही है, क्योंकि सिखाना बच्चे को वो किताब है। एक होता है अनुदेशन सामग्री, इसको भी आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है कि शिक्षक जी यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक की अनुपस्थिति में भी, क्या शिक्षक की अनुपस्थिति में, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र को शिक्षण में सहायता देने वाली, छात्र को शिक्षण में सहायता देने वाली, शिक्षण में सहायता करने वाली सहायक जो सामग्रियां होती हैं उनको हम कहते हैं अनुदेशन सामग्री। मान लीजिए अध्यापक नहीं है और फिर भी जो है अध्यापक के बिना भी छात्र उनकी सहायता से पढ़े जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है जो आप इस समय मुझसे पढ़ रहे हैं। इस समय आपके साथ में नहीं हूं, ऐसा नहीं साक्षात्कार में गुरुजी आपके सामने, राम कुमार जाट आपके सामने या दाएं बाएं बगल में बैठा हो, नहीं होना मैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप इस माध्यम के जरिए, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन वीडियो क्लास, इसके माध्यम से आप बिना शिक्षक के भी स्वतः अपने विवेक से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर जी की जरूरत नहीं है, हर घर में जाकर राम कुमार जाट या राम कुमार शास्त्री आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं। तो जब बिना शिक्षक के भी किसी विशेष सहायक सामग्री की सहायता से बालक अपने शिक्षण को कर लेता है, निरंतर आगे बढ़ा लेता है, तब हम उसको कहते हैं अनुदेशन सामग्री। जैसे आप लोग ई चेट, यानी कई प्रकार से आप लोग चेट आदि करते हैं, ई चेट करते हैं, इसी प्रकार से आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो क्लास होती है वो ऑनलाइन क्लास वगैरह, ये सारा किस में आ जाता है? आपका अनुदेशन सामग्री में आ जाता है। नेट से, यूट्यूब से आदि से जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो एक ऐसी विधा है जिसमें हकीकत में अध्यापक की सामने आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक जी कहीं भी रहे भले ही, अध्यापक जी ने पहले ही कुछ दे दिया आपको सामान और वो आपके पास पहुंच गया। अब इस माध्यम से, कौन से माध्यम से? ई के माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो क्लास के माध्यम से आप बिना किसी शिक्षक की सहायता के भी आराम से पढ़ रहे हैं अपने विवेक से और आपका शिक्षण हो रहा है। तो वो सामग्रियां जो अध्यापक की अनुपस्थिति में भी बच्चों के अधिगम में सहायता करती है, शिक्षण कार्य करवाती है, वो अनुदेशन सामग्रियां कहलाती हैं। एक है दोस्तों उद्योतन सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री और उद्योतन सामग्री में भी थोड़ा फर्क है, या अधिगम सामग्री और उद्योतन सामग्री में फर्क है। उद्योतन का मतलब ही होता है मानसिक रूप से प्रेरित करना, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने की प्रक्रिया को उद्योतन की प्रक्रिया कहते हैं। जब कोई शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक अपनी शिक्षण को अच्छा करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए लेता है तो वो शिक्षण सहायक सामग्री हो जाती है। जब अध्यापक के नजरिए से आप देखोगे कि बच्चे को सिखाने में जो सामग्रियां सहायता करती हैं वो अधिगम की सामग्रियां हो जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई सामग्री, चाहे वो अधिगम की हो या शिक्षण की सहायक सामग्री हो, जब कोई सामग्री बालक के ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने का कार्य करती है, आपने कुछ दिखाया तो आंख से आपने दिखाया तो आंख जो है प्रेरित होती है, आपने कहा सुनो तो बच्चे ने सुना, तो अब वो बच्चे का सुनने का जो प्रक्रिया है उसको प्रेरित करती हो। तो याद रखिएगा वे सामग्रियां जो बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने का काम करती हैं, वे सामग्रियां जो बालक की ज्ञानेंद्रियों को, बालक की ज्ञान की इंद्रियों को, अब ज्ञानेंद्रियां आप समझ गए होंगे, आंख कान जो भी है, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करती हैं या उनके लिए प्रेरक का कार्य करती हैं, प्रेरित करती हैं, उनको हम कहते हैं उद्योतन सामग्री। मैंने चित्र दिखाया, आपने देखा, तो ये चित्र सहायक सामग्री भी हो सकता है और ये उद्योतन सामग्री का काम भी कर सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन परिभाषिक शब्द हैं, थोड़ा फर्क है कि शिक्षक जब अपनी सहायता के लिए कोई काम ले तो अपने मेरी हेल्प के लिए ले रहा हूं तो मेरे लिए शिक्षण की सहायक सामग्री हुई, लेकिन मैंने आपकी इंद्रियों को जागृत करने का काम किसके माध्यम से किया तो फिर वही सामग्री आपके लिए उद्योतन सामग्री हो गई। इस प्रकार से चार शब्द मैं देखता हूं यदा कदा, तो कई बार व्यवधान ऐसा होता है, समस्याएं होती है कि साहब ये पता नहीं अलग अलग क्यों लिखते हैं, इनको एक साथ ही क्यों नहीं लिखते। तो थोड़ा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है, इस प्रकार से आपको समझना होता है। समझ में आ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे बात को। चलिए अब आज जो शिक्षण सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं, इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य, इन सब की भी चर्चा हम करेंगे।
महत्व को ध्यान में रख करके दो बातें हम विशेष रूप से यहाँ जान सकते हैं कि इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग की बात कोई आज की नई बात नहीं है। बहुत समय से जब से हमारे कुछ शिक्षा आयोग या कई सारी शिक्षा की नीतियाँ लगातार बनती आई हैं, उनमें भी इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं और हमेशा धीरे धीरे हर आयोग में हर समय कुछ न कुछ बात इनके लिए कही गई है। आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी जो कोठारी आयोग जिसको आप बोलते हैं, 1964 से 66 तक इसका कार्यक्रम चला, 66 में जिसने प्रतिवेदन दिया। बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसका हम दूसरा नाम पढ़ते हैं कोठारी आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कह लो चाहे आप इसको कोठारी आयोग कह लो, बात एक ही है। कोठारी वास्तव में हमारे राजस्थान के एक महापुरुष हैं, मान लीजिए आप, है ना, रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम आपने किया है, तो इनके नाम पर इसका शॉर्टकट में दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं, कोठारी आयोग भी कह सकते हैं। इन्होंने जो प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया वो 1966 में किया, इसकी स्थापना 1964 में हुई। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भी इन्हीं शिक्षण सहायक सामग्रियों के महत्व को समझते हुए इन्होंने कहा कि वास्तव में हमारे भारत के प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे भारत में शिक्षण का स्तर सुधरे और हम चाहते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षण की प्रक्रिया में कोई क्रांति आए, तो वो क्रांति हमारे शिक्षण के सहायक साधन ही ला सकेंगे। इसको दो कथनों से मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, समझता हूँ आप समझेंगे इस बात को कि वास्तव में हमारे भारत में प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में, कहाँ पर, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण सामग्री का या शिक्षण सहायक जो सामग्री है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने इसी चीज के लिए दूसरा सेंटेंस जो किया वो ये है कि वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शिक्षण की प्रक्रिया में या शैक्षिक प्रक्रिया में क्रांति आए, तो शैक्षिक प्रक्रिया में क्रांति लाने का काम भी कौन करेंगे, हमारे शिक्षण सहायक सामग्री करेंगे। सीधा इसको हम ये भी ले सकते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री का प्रयोग, सहायक सामग्री का प्रयोग शैक्षिक प्रक्रिया में किसी परीक्षा में आई थी लाइन, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको, शैक्षिक प्रक्रिया में क्रांति ला सकता है। हमारे हिंदुस्तान में इसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें तो वो शिक्षण की प्रक्रिया में क्रांति से कम नहीं होगा। और ये बात कहने वाले कौन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रमुख दौलत सिंह कोठारी हैं। दौलत सिंह कोठारी अपने आप में एक समृद्ध व्यक्तित्व है। इनका पूरा नाम DS कोठारी, और DS कोठारी का भी पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी है। ये हमारे राजस्थान के निवासी हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। पूरा नाम क्या है इनका, दौलत सिंह कोठारी जी हैं। दौलत सिंह कोठारी जी राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के उदयपुर जिले के वासी हैं। उदयपुर जिले के वासी हैं, उदयपुर जिला इनका रहा है। जब नेहरू सरकार थी उस समय आप रक्षा मंत्रालय में जो है कार्यभार संभालते थे। उसके अलावा आप राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो UGC के प्रथम अध्यक्ष बने या UGC के एकमात्र अध्यक्ष बने हैं। UGC मतलब आप समझ रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके एकमात्र राजस्थानी हैं जो आज तक अध्यक्ष बने हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में हुआ। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष बने थे। और दौलत सिंह जो कोठारी थे उन्होंने कहा कि यदि आप भारत में शिक्षा में क्रांति लाना चाहते हो तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि यही एक जरिया है जो वास्तव में शिक्षण क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। दोस्तों, इनके महत्व को हम दूसरे इस बात से भी समझ सकते हैं कि मारिया मोंटेसरी का नाम आपने सुना होगा। इटली की वासी और महान एक शिक्षा शास्त्रिणी है। नाम है इनका मारिया मोंटेसरी। इन्होंने भी बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी है। और इसके साथ में चीन में भी एक कहावत है, चीनी लोग इस बात को भी स्वीकार करते हैं, इसलिए कहते हैं कि चीन में एक कहावत भी है। तो चीनी कहावत भी है और जिस शिक्षा शास्त्री ने ये बात कही है वो मारिया मोंटेसरी है। इन्होंने कहा है कि जब मैं कोई चीज़ सुनती हूँ तो हो सकता है कि मैं उसको भूल जाऊँ, जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं उसको याद रख सकती हूँ, रख पाती हूँ, लेकिन जब मैं कोई चीज़ कर लेता हूँ तो मैं उसको कभी भी नहीं भूलता हूँ। इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है कि विच थिंग्स द थिंग्स विच आई, इंग्लिश में लिखता हूँ मैं आपके सामने,
द थिंग्स which I hear I may forget। हो सकता है मैं उसको भूल जाऊं, forget। दूसरी इन्होंने लाइन लिखी है the things which I see, जिसे मैं देख लूं, I may remember, उसे मैं याद रख सकती, remember, I may remember, रिमेंबर। और इन लास्ट में क्या लिखा, बट द थिंग्स विच आई डू, मतलब जिसे मैं कर लेता हूं या कर लेती हूं, आई नेवर फॉरगेट, आई नेवर फॉरगेट या आई कैन नॉट फॉरगेट, जो भी आप लिखना चाहें, समझ रहे हैं, आई कैन नॉट फॉरगेट। ये लाइन में इसलिए नहीं बता रहा कि इन्होंने कहा है, ये लाइन में इसलिए बता रहा हूं कि इस 3 कथनों के माध्यम से वास्तव में आपको ये समझ में आएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री का वास्तविक उद्देश्य या जो इसकी महत्व है वो भी आपके समझ में आएगा। और दूसरी बात, आपको ये भी समझ में आएगा कि शिक्षण सहायक सामग्रियों में भी कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। तो द थिंग्स विच आई हियर, ऐसी कोई चीज बात जिसको मैं सुनता हूं, हो सकता है आई में फॉरगेट, में भूल जाऊं। द थिंग्स विच आई सी, जिसे मैं देख लेता हूं, आई में रिमेंबर, उसे मैं याद रख सकता हूं। बट लेकिन द थिंग्स विच आई डू, जिसे मैं कर लेता हूं, उस चीज को मैं आई नेवर फॉरगेट, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग बाई डूइंग, 3 चीजें आ गई इसमें। करके सीखना सर्वाधिक जोरदार है, देख करके सीखना उससे कम जोरदार है, और सुन करके सीखना उससे कम जोरदार है। यानी 3 प्रकार की चीजें होंगी। आप यदि इस तीनों चीजों का सारांश निकालें तो दृश्य श्रव्य सामग्री में 3 चीजें हो गई। क्रिया आधारित जो अधिगम होता है, इसका आधारित, क्रिया आधारित, वो सबसे टॉप नंबर पे है, सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि आप समझेंगे तो वो 1 नंबर पे क्रिया आधारित होती है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाई डूइंग, समझ लेंगे। इसके बाद में दूसरा स्थान आता है आपका दृश्य साधनों का, यानी देख करके जो हम आते हैं वो दृश्य साधन भी हमें सिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। और तीसरा आपका आता है आपका श्रव्य साधन, है ना। तो महत्ता के आधार पर भी आप इनकी 3 श्रेणियां बना सकते हैं। ठीक है, श्रव्य अपनी जगह है, लेकिन दृश्य उनसे अच्छे हैं। और सबसे जो सर्वोत्तम आपका प्रोग्राम होता है उसका तो कहना ही क्या, आप समझ गए होंगे, वो आपका कौन होता है, क्रिया आधारित होता है। ठीक है, तो कोठारी आयोग ने भी ये माना कि शिक्षा में क्रांति लाना चाहते हैं तो फिर आपको शिक्षण प्रक्रिया में इन सभी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। और मॉन्टेसरी भी इस बात को स्वीकार करती है कि इन चीज़ों से, सुनने से, देखने से, या कुछ करके सीखने से, या करके कुछ करने से हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छा सीख लेते हैं, याद रख पाते हैं, ज्ञान जो है स्थायी रहता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इन सभी शिक्षण सहायक सामग्रियों के क्या उद्देश्य हैं, इन शिक्षण सहायक सामग्रियों की वास्तव में क्या आवश्यकता है, और इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का हमारे शिक्षण में क्या विशेष महत्व है।